Hello everyone. My name is Vikas Agrawal and I am the founder of AIF and PMS Experts India. So firstly, I want to thank each and every participant who has taken the time out from his busy schedule and joined us today. So it's a very special day again. आज हमारे साथ शंकर शर्मा जी है. Well, शंकर जी doesn't need any kind of introduction और जब भी वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ कि हमारे प्लेटफॉर्म के मतलब चार चांद हो जाते हैं. हमारे प्लेटफॉर्म की जो भी हम रिलीजियसली इतने समय से लोगों को एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें एक सितारा और ऐड हो जाता है. और जनरली ऐसा होता नहीं है कि हर आदमी का एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, लेकिन बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को देखते हुए शंकर जी जब मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की है. तो सबसे पहले फोल्डेड हैंड में शंकर जी मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे इन्वेस्टर्स के लिए कुछ अपना समय निकाला और उनसे बात करने के लिए अग्री किया. नहीं, मेरे लिए बहुत सम्मानजनक बात है कि आपने मुझे निमंत्रण दिया यहाँ पे आने का. और मैं हमेशा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मेरी डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि बचपन से मेरा नेचर रहा यही है कि जो है उस वही चीज मैं बोलता हूँ. तो चाहे वो अपने पिताजी के साथ था या माता के साथ या टीचरों के साथ या दोस्तों के साथ, मैं क्लियर कट बात करता हूँ. कभी अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है, लेकिन मेरे में ना मैं कोई प्रिटेंस करता हूँ, ना एक्टिंग करता हूँ, ना झूठ बोलता हूँ, और ना ही मेरे अंदर में कोई अपने स्वार्थ के चलते मैं आपको अपने स्वार्थ के हिसाब से बात करूंगा. तो मेरा वो चरित्र नहीं है. और कम से कम जो लोग मुझे जानते हैं वो कहेंगे कि ये बात जो कहता है वो अपने दिल से, दिमाग से और सोच समझ के कहता है, नॉट बिकॉज की सेल्फ इंटरेस्ट उसमें इन्वॉल्व है. जी जी, नहीं ठीक बात है सर. और आप इसीलिए आपको द एल्केमिस्ट ऑफ दलाल स्ट्रीट बोला जाता है कि आपने जो भी बातें रखी वो फियरलेसली रखी है, चाहे किसी को बुरा लगे अच्छा लगे. जैसे कि छोटी सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने 1997 में जब बुल रन प्रिडिक्ट किया था टेक्नोलॉजी में, 2000 में आपने बोला था कि अभी बहुत खराब लग रहा है और यू कुड मैनेज टू प्रिडिक्ट दैट टेक क्रैश. उसके बाद मुझे याद 2004 है और 7 में वापस आप तेजी में आए थे. जी मुझे याद है विकास के 2000 मेरे ख्याल से होगा ये फरवरी मार्च की बात होगी. मैं एक पार्टी में था और द लेट राकेश वाज आल्सो देयर. एंड राकेश का क्या हुआ कि वो सारा बुल रन मिस कर गए थे, पूरे टेक का बूम कंप्लीटली. जी तो ऐसा लग रहा था जब उस वक्त मार्केट थोड़ा करेक्शन स्टार्ट किया था, तो मैं ऑलरेडी एग्जिट कर चुका था अपने अपने सारे पोजीशन से. और मैं लकी था कि मैं 98 99 में आइडेंटिफाई थोड़ा लेट किया था मैंने बेशक, लेकिन फिर भी पार्टिसिपेट किया था. तो राकेश उस पार्टी में मुझे कहा कि यार, और मैंने पब्लिकली आके टीवी पे भी कहा था कि मुझे लगता है कि बहुत बड़ी मंदी है इन टेक्नोलॉजी, जबकि मैंने बहुत पैसे बनाए थे. लेकिन मेरे को लगने लगा कि अब ये बिल्कुल एक समझिए पागलपन सा सवार हो गया था लोगों के ऊपर. फालतू की कंपनियां जिनके पास एक वेबसाइट था वो 500 1000 2000 करोड़ के मार्केट कैप हो गए थे. तो राकेश ने मेरे को कहा कि यार तेरे को ये क्यों मंदी क्यों लगता है, बिकॉज मेरे को तो तेजी लगने लगा है इसमें. और मैंने उसको यही बात कही राकेश को कि यार, मेरे को जब तेजी लग रही थी तब तुम्हें मंदी लग रहा था, और अब मुझे मंदी लग रहा है, अब तुमको तेजी लग रहा है. तो ये हम लोगों की एक पर्सपेक्टिव्स हैं. इसमें हो सकता है तुम राइट हो सकता है मैं राइट हूं, लेकिन हम जो कहेंगे वो निस्वार्थ होके कहेंगे. तो ना राकेश या मैं या कोई भी लोग जिनको लोग जानते हैं वो यही कहें कि ये लोग बाय एंड लार्ज जो चीजें होती हैं उसको एक स्पष्ट रूप में कहते हैं. अब उस वक्त के बुल मार्केट को भी खेला, बेयर मार्केट को भी खेला, और हमको एज इन्वेस्टर ऑल वेदर प्लेयर बनना पड़ता है. हम ऐसा नहीं कि हम एक टाइप के पिच पे ही बैटिंग करें, दूसरे टाइप का पिच आ गया, गेंदबाजी अगर चेंज हो गई तो हमसे बैटिंग नहीं होता. वो फिर आप सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकते साहब. जी जी, नहीं सो सर, आप पहले इंडियन थे जो ग्लोबल गए, पहली इंडियन कंपनी थी जो ग्लोबल गई और पूरे ग्लोबल को आपने ट्रैक किया. तो क्या इससे आपका नजरिया इंडिया को देखने का मतलब इम्प्रूव हुआ? मतलब आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि जब आप एक मार्केट ट्रैक करते हैं तो आप हो सकता है थोड़ा उस मार्केट को लेके इमोशनल हो जाए, पर आपने दुनिया के 20 से 25 बड़े बड़े मार्केट को सन 2000 2002 की बात से कर रहा हूं, जब आप पहली बार फर्स्ट ग्लोबल बिकेम द फर्स्ट रियली ग्लोबल कंपनी इन द वर्ल्ड. सो उस जी, समय से आप जब ग्लोबल ट्रैक, तो आपका एक्सपीरियंस शेयर करिए सर, कैसे नजरिया चेंज हुआ आपका इंडिया की तरफ?
बहुत चेंज किया विकास। मतलब मैं कह नहीं सकता हूं कि मोर देन द मनी, जो एक ज्ञान का जो एक वेल्थ मिला इस पूरी जर्नी में, बिकॉज इन्वेस्टिंग एक लार्ज पजल था। और उस पजल में अगर आप देखें, जिक्सॉ पजल में कई पार्ट्स होते हैं, और अगर हम सिर्फ एक देश को देख रहे थे तो वो पूरे जिक्सॉ का एक पार्ट है, वो पूरा जिक्सॉ नहीं है। जी और उसके चलते हमने कहा कि पूरा जिक्सॉ समझने के लिए यार हमें बाहर जाना पड़ेगा और बाहर जाके पूरे पजल को समझना पड़ेगा। उस समझ के चलते, जो आप कह रहे थे कि 2003-4 से जो पूरी तेजी स्टार्ट हुई इमर्जिंग मार्केट की, उस 2000 जी सन 1998-99 में जब हम बाहर गए, तब से जब एनालिसिस स्टार्ट किया, वो उसका नतीजा ये था कि उसका फल विद इन 3 इयर्स हमें मिला जाके के पूरी इमर्जिंग मार्केट के बुल मार्केट हमने पूरी तरह से पार्टिसिपेट किया, कमोडिटी बुल मार्केट पार्टिसिपेट किया, एंड मोर इंपॉर्टेंटली दिसंबर 2007 में मैंने सारे फंड मैनेजर्स एंड टेलीविजन पे आके जनवरी 2008 में मैंने कहा कि ये जी। मार्केट, पूरी ग्लोबल मार्केट, यहां से 50 to 60% घटेगी। मेरे को बहुत उस पे लोगों ने जी मुझे बुरा, याद है आज भी। बहुत बहुत कुछ बोला, जी लेकिन अगेन अगेन मैं यही कहता हूं कि मैं वही कहता हूं साहब जो मुझे नजर आ रहा हूं, मैं झूठ नहीं कहता हूं। आपको बुरा लगे कोई बात नहीं है। तो ये सारी चीजें, ये ज्ञान मिला क्योंकि विदेशी मार्केट पूरी एक ऑल एसेट क्लासेस, बॉन्ड मार्केट, फिक्स्ड इनकम मार्केट, रीट्स मार्केट, सारे को एनालाइज करके पता चलता है बिग मूव्स कहां पर आने वाले हैं, रादर देन आप एक ही कंट्री की तरफ अगर पूरी तरह से उसके ऊपर ही आप फोकस हो तो। जी जी जी। सो सर एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा बिफोर वी कम टू द टॉपिक कि 2010 में जब ये ओबामा टेक ओवर किया था उन्होंने यूएस में, और आप यूएस मार्केट का एक लॉन्ग ट्रेंड आपने पकड़ा था ऑलमोस्ट डेकेड, और उस समय से आपने बोला था कि यूएस में जब भी उस समय यूएस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता था एज एन इंडियन, और इंडिया एज एन इंडियन हमेशा हमें इंडिया बुलिश लगता है। तो आप थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे कि कैसे आपने ये प्रिडिक्ट किया। मुझे मुझे अच्छी तरह से याद है वो टाइम भी, जब ये 2010 मेरे ख्याल फर्स्ट क्वार्टर के आसपास, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने कई प्रेजेंटेशंस किए टू कई फंड मैनेजर्स, इंक्लूडिंग जी ग्लोबल फंड मैनेजर्स, इंक्लूडिंग इंडियन फंड मैनेजर्स। कम से कम मुझे लगता है कि 100 लोगों से मैंने बात की होगी, दिखाया होगा डेटा, सारी चीजें दिखाई, और कहा कि यूएस मार्केट की बहुत बड़ी तेजी मुझे नजर आती है, बहुत बड़ी तेजी। लेकिन उस वक्त कंसेंसस था कि इंडिया अच्छा करेगा, इमर्जिंग मार्केट्स अच्छा करेंगे, यूएस जहां सब प्राइम क्राइसिस का जन्म हुआ, वो इकोनॉमी को रिकवर करने में बहुत टाइम लगेगा। और फॉर्चुनेटली इंडिया में तो कोई सब प्राइम की क्राइसिस हुई नहीं, कोई बैंक का इतना बड़ा कोई लार्ज स्केल बोरोवर डिफॉल्ट ऐसे कुछ हुए नहीं। तो और जी इमर्जिंग में भी ओवरऑल नहीं हुआ, तो लोगों का कंसेंसस था कि नहीं यार तुम क्या बात कर रहे हो, ये तो प्रॉब्लम यूएस की है, तो यूएस मार्केट क्यों अच्छा करेगी, और इमर्जिंग मार्केट में तो कोई ऐसी कोई तकलीफ नहीं है, तो फिर इमर्जिंग मार्केट क्यों खराब करेगी। लेकिन कई बार चीजें नजर आती हैं, अगर आपने पूरे जिक्सॉ को समझा होगा, जो इमीडिएटली आपको नजर नहीं आएगा एक आम आम इन्वेस्टर को। और 2010 से जब बुल मार्केट स्टार्ट हुआ यूएस का, आपको मालूम है वो ऐतिहासिक था, जिसमें कि सारे फैंग स्टॉक्स का जन्म हुआ। मतलब कि वो पूरी टेक का बड़ा बड़ा बूम हुआ, वहां से 10-10 गुना हो गया स्टॉक्स। तो अगेन उस वक्त ये ट्रेड बिल्कुल एंटी कंसेंसस था। जी। सो बेसिकली सर अभी रिसेंट बात करेंगे तो आप जी क्वांट इन्वेस्टेक एक कंपनी है जिसका आप अभी वर्क कर रहे हैं एसेट मैनेजमेंट। जी तो हमारे काफी इन्वेस्टर्स का ये क्वेश्चन था और फीडबैक था कि आप पूछे शंकर जी क्या कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा 2 मिनट हमें अगर इफ यू डोंट माइंड बताना चाहेंगे सर। आई नो यू आर वर्किंग ऑन वन सम प्रोजेक्ट एंड यू वुड लाइक टू कीप इट कॉन्फिडेंशियल, जी। बट अगर थोड़ा सा आप देंगे हमारे इन्वेस्टर को तो ज्यादा अच्छा। वो वक्त आने पे जरूर आपके साथ दूसरा वेबिनार करूंगा विकास, और थोड़ा उसके लिए आप सब्र करें। अभी जी वो जरूर। काफी डीप काम चल रहा है, एंड इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स टाइम क्या क्या प्लान्स हैं उसमें सारी चीजें उभर के बाहर आएंगी। तो इसलिए थोड़ा सा सस्पेंस में बना के रखना चाहता हूँ, रादर देन कि आपको ट्रेलर दिखा दूं अभी। जी जी ठीक बात है सर, ठीक बात है। सो अभी टॉपिक पे आते हैं सर। सो अभी क्या चल रहा है कि काफी मार्केट्स में डिस्कशन हो रहे हैं कि मंदी में जा रहा है, पूरा वर्ल्ड मंदी में जा रहा है, इंडिया पर्टिकुलरली यूएस के रिसेशन की वजह से। तो आपका एक रिमार्क्स लेना चाहेंगे, ओपनिंग रिमार्क्स की आज का जो सब्जेक्ट है कि आर वी गेटिंग इनटू रिसेशन इन इंडिया। तो व्हाट इज योर व्यू सर। मेरा स्पष्ट व्यू ये है कि इंडिया में कोई रिसेशन नहीं है, ना ही इंडिया की स्टॉक मार्केट में कोई मंदी है। और अगर ये बात मैं कह रहा हूं तो इसका इसमें थोड़ा सा आप
इसमें वजन दें, क्योंकि मैं हर टाइम ये बात नहीं कहता हूं। अगर इंसान एक बात 24 घंटा 20 साल से दोहराता रहे तो कभी ना कभी तो राइट हो ही जाएगा। लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि वही कहता हूं जो मुझे स्पष्ट रूप से नजर आ रहा हो। एंड मुझे जो 2010 में यूएस मार्केट के लिए नजर आ रहा था, जो कि एंटी कंसेंसस ट्रेड था, लोगों का यही कहना था कि वहां मंदी होगी और इंडिया में तेजी होगी। मैंने कहा कि नहीं, ये उल्टी बात होगी, आपको इमर्जिंग में मंदी होगी और यूएस में तेजी होगी। आज उसके बिल्कुल विपरीत मैं कह रहा हूं कि यूएस मार्केट, ग्लोबल मार्केट्स में मंदी रहेगा आगे जाके भी। मेरे को नहीं लगता है कि बहुत आसानी से ये चीजें सुधर जाएंगी। कम से कम 12 महीने का भी अगर व्यू में लेके चलता हूं तो ग्लोबल मार्केट्स में मुझे तेजी नजर नहीं आती। लेकिन उस पीरियड में इंडिया will far outperform and outshine all other markets। मतलब कि हमारे और दूसरे मार्केट्स के बीच का फासला इतना बढ़ जाएगा कि हम लोग आज से 12 महीने के बाद आश्चर्यचकित होकर वापस देखेंगे कि हमें इतना ज्यादा आउट परफॉर्मेंस किया। तो ये इंडिया का ईयर है, इंडिया के नेक्स्ट 3 साल है, इंडिया का नेक्स्ट 5 साल है। भगवान की दया रही तो इंडिया का 10 साल भी रहेगा। ओके, मतलब काफी लंबा स्ट्रक्चर ग्रोथ आपको देखने को जी दिख रहा है, मतलब आगे 10 साल का भी। जी बिल्कुल। तो इसमें इसमें कंसर्न आ रहा है शंकर साहब कि रूपी जो है लगातार डॉलर के सामने टूट रहा है। आप भी देखेंगे 82 रुपीज टच कर गया, उसके ऊपर भी गया। तो ये करेंसी का थोड़ा सा आप बेसिक थ्योरी थोड़ा सा बताएंगे कि इससे हमें क्या नुकसान हो रहा है इंडिया को और क्या फायदा हो रहा है यूएस को? पहली बात है कि मैं नहीं मानता कि वीक करेंसी कोई अपने आप में कोई बुरी चीज है। और ये बिल्कुल एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो जाता है कि जो पिछली, जब ये सरकार इलेक्शन के मोड में थी 2013 में, तो रूपी को लेके बहुत व्यंग किया जाता था कि रूपी का जो की उम्र है वो अब मनमोहन सिंह के उम्र की तरह हो जाएगी, और इस तरह के फालतू की बातें होती थी प्रचार में, जो आज के सब मंत्री लोग हैं उस वक्त कहते थे। और मैं उस वक्त भी कहता था कि फिर इस तरह की बात एक आम जनता को बोलने के लिए ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक्स के दृष्टिकोण से ये सब चीजें बहुत ही बेबुनियाद है। क्योंकि एज एन इमर्जिंग मार्केट, डेवलपिंग नेशन, अ वीकर करेंसी इज ऑलवेज बेटर फॉर अस देन अ स्ट्रॉन्गर करेंसी। क्योंकि हमको हमको तो एक्सपोर्ट लेड, निर्यात लेड ही हमको ग्रोथ मिलेगा ही मिलेगा। और वो अगर हम टर्की के साथ कम्पीट कर रहे हैं या बाकी बाकी इंडोनेशिया से कर रहे हैं, वियतनाम से कर रहे हैं, तो हमें वीक करेंसी रखनी चाहिए। वो अच्छी चीज है इन भारत के लिए और एनी डेवलपिंग मार्केट के लिए। तो अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं है। हाँ, हमारे सामने में वो ऑयल का इंपोर्ट का एक 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 तकलीफ लॉन्ग टर्म है। लेकिन अगर आप देखें डेटा, तो आईटी की जो एक्सपोर्ट्स की फिगर है वो धीरे धीरे करके आपको वो ऑयल इंपोर्ट के फिगर से बढ़ जाएगी अगले 2-3 सालों में। तो ये एक टेम्पररी प्रॉब्लम है कि ऑयल की करेंसी के चलते हमें ऑयल के इंपोर्ट का बिल ज्यादा भरना पड़ता है। यस, दैट इज ट्रू, बट दैट इज नॉट अ लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम। बट स्ट्रक्चरली हमारी करेंसी आज भी ओवर वैल्यूड है। अगर आप इन्फ्लेशन डिफरेंशियल्स का भी फिलहाल के इन्फ्लेशन को छोड़ दे, बट लॉन्ग टर्म देखें तो हमें सालाना 3-4-5% होना चाहिए डिप्रिशिएट, जो कि हमने नहीं हुआ है, करेंसी नहीं हुआ। तो ये एक ओवर वैल्यूड करेंसी अपने आप में है। तो रुपी का वीक होना मैं नहीं मानता हूं कोई बहुत कैटास्ट्रॉफिक चीज है। सो आप कह रहे हैं कि वीक करेंसी इज बेटर एज लॉन्ग एज यू हैव बेटर एक्सपोर्ट। अगर एक्सपोर्ट जैसे जैसे बढ़ाएंगे उतना ही फायदा इकोनॉमी को मिलेगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। भाई, आपके पास दो मेजर लीवर्स होते हैं कंजम्पशन के लिए और ग्रोथ के लिए, एक है डोमेस्टिक और एक है एक्सपोर्ट। करेक्ट? आप खुद खुद के डोमेस्टिक डिमांड को स्टिम्युलेट करिए एंड एक्सपोर्ट डिमांड को स्टिम्युलेट करिए। एक्सपोर्ट डिमांड को स्टिम्युलेट करने के लिए करेंसी एक लेजिटिमेट औजार है आपके पूरे आर्सेनल में, तो उसको यूज करना ही चाहिए। करेंसी वॉर्स का नाम सुना है? वो उसका क्या मतलब होता है कि कंपेरेटिव डिवैल्यूएशन करते हैं देश। कोई कंपेटिटिव आज तक रीवैल्यूएशन आपने नहीं सुना होगा। जी जी, ठीक बात। सो इसमें सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि बहुत लोगों ने चाइना वन, चाइना प्लस ये सब स्टोरी बनाई और बहुत हद तक उसमें दिख भी रहा है कि बहुत हद तक काम हो रहा है। पर अभी नया ट्रेंड ये हो रहा है कि यूरोप प्लस और यूरोप वन की स्ट्रैटेजी बन रही, जिसमें ये ऐसा लग रहा है कि इंडिया में ऐसा हो रहा है कि यूरोप यूरोप कंट्रीज को इंडिया सपोर्ट करेगा, आगे चल के कंट्रीब्यूट करेगा, उससे हमारा ग्रोथ होएगा। देखिए, इंडिया एक फॉर्चुनेट है कि हमारे कंट्री की जो एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर रही है वो डेमोक्रेटिक रही है। और इसके चलते ये रहा है एक भारत का चरित्र दुनिया के नजरों में कि ये एक 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 संतुलित देश है।
ये देश किसी एक आदमी के डिक्टेटरशिप के ऊपर नहीं चला है। ये कंसेंसस बेस्ड इकोनॉमी है, जहां रूल ऑफ लॉ है, जहां डिबेट है, जहां पार्लियामेंट है, जहां सुप्रीम कोर्ट है। तो कई चेक्स एंड बैलेंसेस है। देयरफॉर इंडिया को एक रिस्पेक्ट के नजर से देखा जाता है, सम्मान के नजर से देखा जाता है दुनिया में, और आज ही नहीं है, वो बरसों से है। उसके चलते क्या होता है कि चाइना एक सामने में कंपटीटर है, लेकिन ऑब्वियसली वहां पर हमारी मॉडल की चीज नहीं है। वहां पर एक लेट्स से द पॉलिट ब्यूरो है, कम्युनिस्टिक पार्टी है, आप उसको एक डिक्टेटर बोलिए, जो बोलिए। तो उसमें क्या होता है, डिसीजन मेकिंग बिकम्स वेरी सेंट्रलाइज्ड, और उसके डिसीजंस बहुत हाईली डिबेटेड नहीं होते हैं, बिकॉज चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है। तो ये कोविड के बाद दुनिया को ये बात नजर आई कि यार हम पूरी हर चीज को केंद्रित रखें एक ही देश के ऊपर, सारी सप्लाई चेन वहां से है, सारे कंपोनेंट वहां से, तो हमें चेंज करना चाहिए। अब चेंज के लिए दो चार ही देश हैं, आप अगर आप देखें तो वियतनाम एक है, लेकिन छोटी, लेकिन वो देश बहुत छोटा है। बांग्लादेश है, देश छोटा है। इंडिया के पास वो सारी चीजें हैं जो एक लार्ज स्केल शिफ्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाहिए। आपके पास लार्ज, आज इंडिया में आपको 500 एकड़ जमीन चाहिए, आपको आपको जमीन मिल जाएगी किसी कंपनी को। आपको बांग्लादेश में उतना मिलना है मुश्किल है आपको साहब। आपको मैन पावर चाहिए, जितने चाहिए लोएस्ट लेवल से लेके आपको सीईओ लेवल तक के लोग आपको हिंदुस्तान में मिलेंगे। आज आप बांग्लादेश में अगर जाएं, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत उन्होंने प्रगति की है, लेकिन आपको यह बात जान के आपको आपको आश्चर्य होगा कि सीनियर एंड टॉप मैनेजमेंट ऑल इंडियंस है वहां पर। वहां की कंपनियां इंडिया से लेके जाती है सीनियर मैनेजमेंट, बिकॉज वर्कर लेवल वहां बेशक बहुत बहुत अच्छे हैं, लेकिन जहां मिडिल टू सीनियर होता है वहां पर बस इंडियन के बिना आपका काम नहीं चलता। आप दुबई में देख लें, दुबई में आपको मीडियम लेवल पे, आप लो लेवल पे आपको कहीं के लोग मिल जाएंगे, सीनियर मैनेजमेंट 90% इंडियन मिलेंगे आपको। तो वो एक बेसिक एडवांटेज ऑफ इंडिया है, जो चाइना के बाद लोगों को नजर है कि ये देश पे ये काम हो सकता है। हाँ, रेड टेप है, ब्यूरोक्रेसी है, जो भी है, लेकिन उसके बावजूद इंडिया हैज टू बिकम मैन्युफैक्चरिंग जायंट। मुझे उसमें कोई जरा भी मुझे संदेह नहीं है कि ये देश का एक बिल्कुल आप समझ लीजिए इन्फ्लेक्शन पॉइंट है कि चाइना ने अपने करतूतों से दुनिया को उसके अगेंस्ट में कर दिया। बहुत अच्छी बात की हमारे लिए, लेकिन उसका फायदा हमें मिलेगा ही मिलेगा। आपको मैं एक एग्जांपल और देता हूं। एक एक कंपनी है इटली में जिससे हमारी बातचीत चल रही है फॉर अ ट्रांजैक्शन। वो कंपनी रेलवे कोचेस वगैरह बनाती है। अभी उस कंपनी ने हमें कहा, उसके मैनेजमेंट ने, कि अब चाइना से कोचेस नहीं बनवाना चाहते लोग, चाइनीज कंपनी से, इवन तो अगर 10-20% सस्ती क्यों ना हो। वो चाहते हैं कि कोई इंडियन कंपनी आए या कोई इटालियन कंपनी टेक्नोलॉजी दे इंडियन कंपनी को, या कोई जॉइंट वेंचर करे, हमको इंडियन से काम कराना, भले अगर 10% ज्यादा भी क्यों ना हो। तो आप ये यहां तक देखें तो आप यूरोप की बात कर रहे हैं, वो यूरोपियन कंपनी है जो अब इंडिया में फुटप्रिंट बना के वो बिजनेस लेगी, बिकॉज चाइनीज लोगों को के साथ लोग बिजनेस नहीं करना चाहते। जी, ठीक बात है। उन्होंने अपने प्रोडक्शन के का जिस हिसाब से वो लेवरेज करना था वो नहीं कर पाया, और उनकी बहुत जगह उस पे गलती। बट यस, इंडिया उसमें बहुत एडवांटेज ले सकता है अगर चाहे तो। बट सर, एक मैं आपको थोड़ा दूसरे तरफ लेके चलता हूँ कि ये बहुत बार ये डिस्कशन होता है कि जो जितनी भी डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, इन्होंने बहुत डेट ले रखा है, और जिस डेट की वजह से क्या आपको लगता है आने वाले समय में इनको सफर करना पड़ेगा अगले 5-7 सालों में, चाहे वो यूएस हो, चाहे कुछ एक यूरोपियन कंट्रीज हो? देखिए, यूएस को फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज यूएस का जो 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 कर्ज है वो उसकी ही करेंसी में है। बिकॉज यूएस की कोई फॉरेन करेंसी अलग नहीं है और डोमेस्टिक करेंसी अलग नहीं है, उसके पास यूएस डॉलर है, और यूएस डॉलर में ही अगर डिनोमिनेटेड आपका डेट है, जो कि यूएस का होना ही है, तो आप उसको लोकल करेंसी ही मान लें। एंड लोकल करेंसी डेट से कोई कंट्री बैंकरप्ट नहीं होता, आप समझिए। चाइना के साथ भी एग्जैक्टली सेम सिचुएशन है। उनके पास डेट है, लेकिन डेट इज इन लोकल करेंसी। ओके, जहां आपके पास फॉरेन डेट होता है वहां पर एक करेंसी क्राइसिस होने की बात हो सकती है, विच कैन लीड टू इकोनॉमिक क्राइसिस। तो यस, दुनिया में डेट कर्ज बहुत बड़ा है बिकॉज ऑफ द सक्सेसिव प्रॉब्लम्स ऑफ 2008 के बाद कर्ज बहुत बड़ा, और सेकेंड फेज में कोविड के बाद बहुत कर्ज बढ़ा। लेकिन मेरा ये मानना है कि कर्ज अपने आप में ये पूरे वेस्टर्न इकोनॉमीज का कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। रियल तकलीफ है इन इकोनॉमीज में, आई एम टॉकिंग नॉट यूएस। यूएस एक अलग लीग में है साहब, वो देश अलग है, उसके बहुत ठोस ढांचे हैं। लेकिन यूरोपियन, अगर आप पूरे 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 ब्लॉक को देख लें,
तो इनके पास ना जुनून है, ना लोगों में करने की क्षमता है, ना पॉपुलेशन में वो जोश है, बिकॉज एजिंग पॉपुलेशन है। तो मेरा ये कहना है यूरोप एक जायंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन के रह जाएगा हम जैसे भारतवासियों के लिए, चाइनीज के लिए, ब्राजीलियंस के लिए, जिनके पास पैसे हों। उनके पास कोई सही उद्योग बात। अब आके नहीं नजर आता। अब जर्मनी को एग्जाम्पल है, बेस्ट बेस्ट कंट्री है यूरोप में, नंबर वन। लेकिन 1 out of every 5 jobs इज इन द ऑटो ऑटो इंडस्ट्री, एंड वो भी जो मैकेनिकल ऑटो है, नॉट इन 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 द ईवी पार्ट। ईवी में कुछ खास उनकी स्ट्रेंथ नहीं है। अब आप बताइए अगले 10-20 साल में मालूम है कि वो इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। 20 से 25% आपकी पॉपुलेशन काम करती है आपके इसमें, इन अ डाइंग इंडस्ट्री और एजिंग इंडस्ट्री। तो आगे जाके क्या होगा इन कंट्रीज का? फॉरगेट अबाउट फ्रांस और स्पेन और पुर्तगाल और ग्रीस और ये सारे देश को तो बात ही जितना कम करे उतना ही बेहतर है। आई एम टॉकिंग जर्मनी। नहीं, ठीक बात है, ये देखने को मिला है। सो देखिए, एक मार्केट कैप टू जीडीपी एक रेशो जो कि काफी फैमिलियर है सभी लोग। सर ये क्वेश्चंस आता है बहुत रेगुलर, तो मैं वो सारे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ ऑन बिहाफ ऑफ माय इन्वेस्टर्स। तो जनरली देखा गया है इसमें बहुत वेरिएशन मिलता है। आप यूएस का देखेंगे मार्केट कैप टू जीडीपी बहुत ज्यादा है, और बाकी की कंट्रीज में जैसे हमारा देखेंगे तो 1:1.2 1.2 पर आप वहां देखते हैं इतना गैप है। तो उसका क्या रीजन है सर, और ये क्या लगता है आगे चल के आपको हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी तो हमें उसमें मार्केट कैप और ज्यादा बढ़ेगा क्या हमारा? देखिए साहब, ये रेशियो बिल्कुल वाहियात है और इसका कोई मीनिंग नहीं है। मुझे मालूम है बफेट साहब का बहुत फेवरेट रेशियो रहा है, लेकिन बफेट साहब अब 96 साल के हैं। ये रेशियो की अहमियत थी जब, और कोई किसी भी कंट्री के लिए, जब वो कंट्री में कोई फॉरेन ओरिएंटेड कंपनीज ना हो और सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट के ऊपर केंद्रित रहे वो कंपनियां। जहां आपकी कंपनीज ग्लोबल हो जाती है, उनको आपके डोमेस्टिक जीडीपी से कोई लेना देना ही नहीं है या कम लेना देना है। तो फेसबुक और अमेजोन और गूगल को सिर्फ अमेरिका से तो कोई ऐसा नहीं कि 100% उनका रेवेन्यू इंडिया अमेरिका से आ रहा हो, या प्रॉफिट 100 का 100 या 80% आ रहा हो अमेरिका से। तो ये रेशियो मायने खो देता है जब कंट्री और इकोनॉमीज बिकम ग्लोबलाइज्ड। तो इंडिया के लिए भी रेशियो पर बिल्कुल ध्यान ना दे। जैसे जैसे हमारी कंपनियां ग्लोबल होती जाएंगी ये रेशियो बढ़ता जाएगा, बिकॉज मार्केट कैप विल बी ड्रिवन बाय ग्लोबल ग्रोथ ऑफ दीज कंपनी। अब इन्फोसिस है, टीसीएस है, इनको इंडिया के का बिजनेस हो सकता है 10% हो, 15% हो। दे आर मोर ड्रिवन बाय ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ। तो ये रेशियो अपने आप में बिल्कुल वाहियात है और इस पर वेस्ट ऑफ टाइम है इस पर कोई चर्चा करना। ये 1940s और 50s के लिए था, जब सारी कंट्रीज बहुत इनवर्ट फोकस थी। जहां ग्लोबलाइज हो गई ये रेशियो बढ़ता चला जाएगा, और इंडिया के साथ भी यही होना है। जी जी। तो शंकर शर्मा जी बोलते हैं कि मार्केट कैप टू जीडीपी के ट्रेडिशनल वे था, और अभी ये इसका कोई रेलेवेंस अब इतना बचा नहीं, क्योंकि जैसे जैसे ग्लोबल पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, जैसे जैसे लिक्विडिटी बढ़ेगा, ये परसेंटेज अपने आप डिसाइड होता चला जाएगा। भाई आप तो सीधी बात करना, अच्छी विकास, बात। आपके पास 5-10 बड़े एक्सपोर्टिंग कंपनीज हो जाती हैं, करेक्ट, वो मार्केट कैप में ऐड हो जाएगा। जीडीपी में तो उन कंपनी का कुछ भी ऐड नहीं हो रहा ना। आप कहोगे राइट। रेशियो बड़ा हाई हो, बिकॉज वो एक्सपोर्टिंग कंपनीज हैं। तो भाई साहब हमें इस रेशियो का रेलेवेंस, अगर 100% ऑफ देयर रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स कम फ्रॉम दैट मार्केट, बट ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना साहब। जी। नहीं, इसीलिए यूएस में आप देखें ना, फैंग का जो बता रहे हैं, उसका मार्केट कैप का उससे कोई लेना देना ही नहीं इकोनॉमी का, क्योंकि 80% रेवेन्यू उनका बाहर से आता है। बिल्कुल, पेप्सी ले लें, कोका कोला ले लें, फैंग ले लें, सारी ग्लोबल कंपनीज है। तो आप ग्लोबल जीडीपी का आप अगर आप डिनोमिनेटर बनाए तब तो फिर भी मैं समझ सकता हूं, बट बहुत जस्ट बहुत। बिकॉज कंपनी ने अपना हेडक्वार्टर अमेरिका बता दिया तो आप जीडीपी अमेरिका के ले लोगे, इसका तो कोई मतलब, ये तो कॉमन सेंस है, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता ना साहब। नहीं, बहुत बहुत बड़ी बात बोली सर आपने, बहुत सही बोला कि ये ग्लोबल अगर आपने चेंज कर दिया है तो बात अलग है, नहीं तो फिर वो उसका कोरिलेशन नहीं होता है। सो सो इसमें दो क्वेश्चन और आ रहे हैं सर। 25 मिनट हो गए हैं, और आप हम लोग टूवर्ड्स एंड जा रहे हैं। अगले 10-12 मिनट में कोशिश करेंगे कंक्लूड करने का। सो 1981 में देखा जाए तो यूएस ने ये स्टार्टअप में जब फोकस किया था, सेम अभी इंडिया में पिछले 2016 से दिख रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट का काफी फोकस रहा है। और तो आपको लगता है कि ये जो ग्रोथ है ये 10-20 साल का स्टार्टअप में आगे देखने को मिल रहा है, या जैसा 1981 से वहां पे हुआ था, और आपको दिख रहा है कि ये हो सकता है थोड़ा ठहर जाए, वैल्यूएशन काफी एक्सपेंसिव लगती है स्टार्टअप्स ऑफ इंडिया?
अब इंडिया का नंबर 1 स्टार्टअप 1983 में बॉर्न हुआ था। उस कंपनी का नाम है इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज। और उस स्टार्टअप ने, आपको मालूम ही है, बिकॉज 84 से उन्होंने थोड़ा ज्यादा मूवमेंट स्टार्ट किया जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिबरलाइज किया हार्डवेयर इंपोर्ट्स। मुझे अच्छी तरह से वो टाइम याद है बिकॉज मैं उस वक्त कंप्यूटर इंडस्ट्री में ही था, एज टू वर्क फॉर शिव नाडर इन HCL जब मैंने करियर की शुरुआत की थी। तो हमारे स्टार्टअप बूम पहले भी आ चुके हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू आउट इट्स हिस्ट्री हैज बीन वेरी ओरिएंटेड टूवर्ड स्टार्टअप्स। अगर आप 1947 के बाद भी देखें तो उस वक्त भी DRDO जैसी कंपनियां बनी थी, उस वक्त भी इसरो जैसी कंपनियां बनी थी या संस्थाएं बनी थी जो स्टार्टअप ही थे और क्या थे। उनके उनके अनुसंधान से फायदा हमें आज जाके होता है 50 70 75 साल के बाद। तो आज जो स्टार्टअप बन रहे हैं वो कई उसमें से फेल करेंगे, लेकिन कई जाके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इंडिया की ग्रोथ में। और इंडिया में अब क्या हुआ है कि साहब, जो एक वेंचर कैपिटल के चलते इसमें कई बुराइयां भी, लेकिन अच्छाइयां ये होती हैं कि कम से कम वो एक फंड कर देता है बड़ा कैपिटल, जो कि आमतौर पे लिस्टेड कंपनियों को उतना बड़ा कैपिटल लॉस मेकिंग बिजनेस में डालना बहुत मुश्किल होता है। बिकॉज लिस्टेड मार्केट के मापदंड है कि भाई प्रॉफिट दिखाओ, कैश फ्लो दिखाओ, रिटर्न्स दिखाओ। वो तो हो ही नहीं सकता स्टार्टअप वाली इकोसिस्टम में। तो वीसी मार्केट, वीसी का जो कैपिटल का एक स्रोत है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर अगर बैंक वो लोन चलता नहीं रहा। देता सर उन्हें, जी। लोन नहीं देता है स्टार्टअप्स को इंडिया में। नहीं, लोन के लायक उनके पास बिजनेस मॉडल ही नहीं है ना साहब। तो आपको तो इक्विटी कैपिटल पे ही चलना पड़ेगा, एंड वो आपको वेंचर कैपिटलिस्ट देते हैं। एंड फॉर्चुनेटली इंडिया में वेंचर कैपिटल हैज बीन वेरी स्ट्रांग। मेरा ये मानना है आगे भी चल के होगा, बिकॉज वन ऑफ द फ्यू मार्केट्स है जहां इतनी ऊर्जा है, इतनी प्रतिभा है यंग एंटरप्रेन्योर्स में। IIT के लोग होते हैं, इवन सेकंड थर्ड टीयर इंजीनियरिंग स्कूल्स के होते हैं, MBAs के होते हैं। वो बहुत देशों में साहब इस तरह के क्वालिटी ऑफ पीपल है ही नहीं। सच बात तो ये है। इसीलिए देखिए ग्लोबल CEOs 10 12 15 कंपनियों के इंडियंस हैं। तो इसके पीछे वो जी सारा जो निर्माण हुआ देश का, कि आपको IITs मिले 50s में, IIMs मिले 50 60s में, ये सब वहां से निकले हुए टैलेंट 30 30 40 साल के अनुभव के बाद में ग्लोबल कंपनियों के CEO बनने लायक हुए। ये हाउ मेनी अदर इमर्जिंग मार्केट्स में ये ढांचा था जिसके चलते कि आज उसका फल हमें मिल रहा है। जी जी, ये ठीक बात है, सही है। तो सर इसमें ये है कि जैसे अब यूएस में अगर देखते हैं 1981 में जब वो $2.5 ट्रिलियन थे, $5 ट्रिलियन बने, तो उनका मार्केट कैप वहां से डबल हो गया। और वही चीज यूएस चाइना में देखी जाती 2002 में, जब वो $2.5 ट्रिलियन से $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का उनका साइज हुआ, तो उनका मार्केट कैप 9 टाइम्स बढ़ गया। हम लोग मार्केट कैप्स की बात करें तो आपको लगता है कि ये इसका, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये एग्जैक्टली कॉपी होगा, बट आपको लगता है कि उसका कुछ अंश देखने को मिलेगा अगर जब हम आज वी आर नाउ $3.5 ट्रिलियन और जैसे हम $5 6 ट्रिलियन पे जाने की कोशिश करते हैं अगले 3 4 साल 5 साल में, तो आपको लगता है ऐसा मार्केट कैप देखने को मिल सकता है इंडिया में? ये बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि आप देखिए तो इकोनॉमिक ग्रोथ एक एक इट्स नॉट कंटिन्यूअस। वो ग्रो करता है, फिर थोड़ा फ्लैट लाइन होगा, फिर ग्रो करता है। और एक सर्टन पर कैपिटा और इकोनॉमिक साइज के बाद वो ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो जाता है। अगर आप निजी तौर पे देखें अपने अपने जीवन में, तो 1 लाख रुपया बनाना बड़ा मुश्किल था। 1 लाख रुपया बन गया तो 5 बनाना आसान हो गया, 5 के बाद 25 बनाना और आसान हो गया, 500 करोड़ के बाद 1000 करोड़ बनाना आसान हो जाता है। तो इन क्वांटम, वो क्वांटम लीप होता जाता है। तो 3 2.5 3 3.5 ट्रिलियन एक अगेन एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, वहां पर क्रॉस करेंगे। पर कैपिटा आपकी $3000 के आसपास मोटा मोटा पहुंच जाती है। तो कंजम्पशन पावर, बाइंग पावर, एक्सेस टू कैपिटल, इंटरेस्ट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर, ये सारी चीजें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करती हैं। मतलब भी आप बहुत बढ़ समझ जाता कि आज नेटवर्थ आप एज इकोनॉमी 400 बिलियन की अगर इकोनॉमी और 4 ट्रिलियन की हो, पीपल 4 ट्रिलियन वाले को है। ज्यादा जी पसंद करते हैं, बिकॉज वहां उतना साइज है डोमेस्टिक मार्केट का भी। तो MNC जी आके मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करें कि भाई एक्सपोर्ट तो करेंगे करेंगे, इस देश में भी मेरा माल बिक सकता है। तो एक वो मैजिक फिगर है ये, एंड दैट इज अ फैक्ट। एंड हम लोग वहां जस्ट अभी वहां पर हम एंटर कर चुके हैं। जी जी। सो लास्ट फ्यू मिनट्स टू गो सर बिफोर वी कंक्लूड द सेशन कि आपको लगता है वर्ल्ड में ऑर्डर चेंज होंगे सर? पहला अभी जैसे मार्केट कैप की देख लो या जीडीपी साइज, यूएस है, फिर चाइना है, उसके बाद में जर्मनी है, जापान है, और इंडिया 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है।
तो आपको क्या लगता है सर, ये वर्ल्ड का लीडरशिप चेंज होगा, पहली चीज। और सेकंड क्वेश्चन सर, आपका व्यू और लेना था, ये रशियन जो वॉर चल रहा है, इसमें कितना इकोनॉमी को वहाँ, मतलब ग्लोबल इकोनॉमी को कितने लॉसेस हो सकते हैं उसकी वजह से? तो पहला सवाल, अब सेकंड, आपका दूसरा सवाल पहले मैं उसका जवाब देना जी चाहता हूं कि वो एक आज की डेट में मसला है जिसका अंत कहाँ होगा, कैसे होगा, इन आप बोल सकते हैं ना मैं बोल सकता हूँ। इट इज मच अबव आवर पे ग्रेड। तो ये तो प्रेसिडेंट बाइडेन भी नहीं बोल सकते, ना मोदी जी बोल सकते इसका अंत कहाँ होगा, कैसे होगा। तो जिस चीज के बारे में हमारी नॉलेज और क्षमता कम हो उसके ऊपर कम ही हम बात करें तो बेटर है। तो दूसरी बात रह गई, वेदर द वर्ल्ड ऑर्डर इज चेंजिंग। यस, फॉर श्योर इट इज चेंजिंग। एंड मेरा ये मानना है अगले 10, 15, 20, 25 सालों में दो देश बिल्कुल अलग आके खड़े रहेंगे। यूएस तो है ही ऑलरेडी, नंबर 2 इंडिया होगा साहब। बिकॉज चाइना ने अपनी बेवकूफियों से अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली, जो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हमें हमें उनको इसकी और सराहना करनी चाहिए कि उन्होंने इतनी बेवकूफियां की। लेकिन उसके चलते वर्ल्ड के सामने में देश बहुत कम रह जाएंगे जो कि गुड डेमोक्रेसीज हो, गुड गुड सिटीजन्स हो, गंदे काम ना करते हो। वो सारे अगर बॉक्सेस और साइज हो, स्केल हो, R&D हो, तकनीकी तौर पे उनमें क्षमताएं हो, कितने देश आते हैं सर उभर के। एक अमेरिका है ही है, नो डाउट। नंबर 2 इंडिया ही होगा सर। जी जी। सो हम इस पे कंक्लूड करते हैं सर सेशन। एनी मैसेज दैट यू वांट टू गिव इट टू इंडियन इन्वेस्टर, बिकॉज थोड़ा सा मार्केट गिरता है जैसे यूक्रेन की वजह से, क्रूड में हम लोगों ने इन्फ्लेशन हमारे यहाँ पे बढ़ा और इन्वेस्टर्स काफी पैनिक हो गए, और कुछ लोग, कुछ रिटेल इन्वेस्टर्स ने बेचारे अपनी पूरे लाइफ की कमाई डाली और वो बाहर निकल गए। तो आपका क्या उनको मैसेज रहेगा सर? दैट्स अ क्लोजिंग रिमार्क्स फ्रॉम योर एंड। मैं एक लाइन में बोल देता हूं कि इंडिया एक ब्रेकआउट कंट्री है। जो सारी कड़ी मेहनत हमारे देशवासियों ने किया है, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने किया है, हमारे थिंकर्स ने किया है ओवर द लास्ट 70-75 ईयर्स, अब वो एक क्रिटिकल मास और क्रिटिकल जंक्चर पे जाके पहुंच गया है। अब इसके बाद ये चार्ट रेगुलर नहीं होगा, ये चार्ट ब्रेकआउट चार्ट है साहब। एंड उस ब्रेकआउट चार्ट में आप हर डिप पे आप बाई करें, बेचने की बात सोचे भी ना। यही मेरा वन लाइन मैसेज है टू ऑल इन्वेस्टर्स। जी, सो बेसिकली आप जो भी इन्वेस्टर है उन्हें लॉन्ग टर्म व्यू लेके ही रहना चाहिए। छोटी छोटी मार्केट के जो ये बीच बीच में पड़ाव आते हैं, इसमें बीच में रिडेम्पशन करके और वापस आने में उन्हें बहुत समय लग जाएगा, तो कोशिश करें कि लंबे समय तक इसमें बने रहें। सो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। आपने समय निकाला, हमारे इन्वेस्टर्स को एजुकेट किया। जब भी ऐसा कुछ मौका होता है, जब भी ऐसा होता है, आप हमेशा आते हैं और अपने इंडियन इन्वेस्टर भाई बहन है इन्हें बहुत एजुकेट करते, बहुत एम्पावर करते, बहुत सारे डेटा आप ये इनसाइट्स हमारे साथ शेयर करते हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं आपको ऑन बिहाफ ऑफ ऑल माय इन्वेस्टर थैंक यू बोलता हूँ, एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम आउट, एंड वुड लाइक टू हैव मोर कन्वर्सेशन विथ यू, एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर न्यू प्रोजेक्ट। थैंक यू, थैंक यू। और आपको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और दीपावली जब आने वाला ही है, तो उस अवसर पर भी, शुभ अवसर पर, मैं आपको और सारे आपके फैमिली मेंबर्स और सारे इन्वेस्टर्स को बहुत 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 गुड विशेस देता हूं कि अगला संवत जो पिछला निकला है उससे कहीं ज्यादा बेहतर हो। थैंक यू।